तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि असcension टेम्पल के लोग वॉरियर टेम्पल के लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे और इसके बाद वो सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और असcension टेम्पल के वॉरियर कमांडर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी कमांडर लाओहान यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने पावर का यूज करके असcension टेम्पल के लोगों को रोक देते हैं। अब इनको यहाँ पर देखकर वॉरियर टेम्पल के साथ साथ असcension टेम्पल के वॉरियर भी इनको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अब इनके ऐसी हरकत की वजह से कमांडर इनके ऊपर गुस्सा हो गए थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम सबने अपने साथी के ऊपर अटैक कैसे कर दिया, और इसके बाद वो इन लोगों को काफी ज्यादा डांटते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शैडो मास्टर आ जाता है और इसके बाद वो कमांडर को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कहता है कि असcension टेम्पल के मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर कमांडर अपने स्पीड का यूज करके एक ही झटके में शैडो मास्टर के पीछे आ जाते हैं, जिसको देखकर शैडो मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद कमांडर टेम्पल के अंदर जाते हैं, जहां पर हम शैडो टेम्पल के मास्टर को देखते हैं जो कि इनके सामने ही बैठा था। इसके बाद हम कमांडर को देखते हैं जो कि उस मास्टर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो गुस्से में इनसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें अलायंस के रूल के बारे में पता है, और इसके बाद वो यांग के दोषी को हैंड ओवर करने को कहते हैं। अब इस बात को सुनकर वो मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज यहाँ पर चाहे जो कोई भी आ जाए लेकिन मैं उसको हैंड ओवर नहीं करूंगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर कमांडर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो अपने ऑरा प्रेशर से यहाँ के बहुत सारे चीजों को तोड़ देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम एक मर्डरर को बचाना चाहते हो जिसको ये भी पता नहीं है कि अपने पावर को कहाँ पर यूज करना है, और कहते हैं कि हम अपने पावर का यूज करके किसी कमजोर को बुली नहीं कर सकते हैं और न ही हम इसका यूज करके अपने साथी को जख्मी कर सकते हैं। और इसके बाद वो असcension टेम्पल के मास्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हम मास्टर को देखते हैं जो कि कमांडर के इतना सारा करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कहते हैं। अब इसकी वजह से कमांडर समझ जाते हैं कि उसे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं। और इसके बाद वो जाते हुए क्वीन शिफेंग से कहते हैं कि मैंने इस मैटर को अलायंस के हाथों में सौंप दिया है, जिसकी वजह से मुझे भी इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी क्वीन शिफेंग कमांडर से कहता है कि इतने सालों के बाद भी तुमने अपने आंखों में एक रेत का दाना नहीं जाने दिया और यहाँ तक कि तुम अपने ग्रैंड सन को भी वॉरियर टेम्पल से बाहर निकालना चाहते हो। अब इतना कहने के बाद क्वीन शिफेंग कमांडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने पावर का यूज करके यहाँ पर चारों तरफ शैडो फैला देता है। इसके बाद क्वीन शिफेंग कमांडर से कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूँ कि तुमने अपने पूरे लाइफ में फ्रेंड क्यों नहीं बना पाए, और इसके बाद वो कमांडर से कहता है कि लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। अब शैडो मास्टर के इस बात पर कमांडर रेडी हो जाते हैं और इसके बाद वो कसम खाते हैं कि अगर मैंने इसके बारे में किसी को बताया तो मेरी सोल और बॉडी दोनों ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्वीन शिफेंग कमांडर से बताता है कि आज से 3000 साल पहले मेरे टेम्पल में एक ऐसा सेशन हुआ था जिसके पास में 91 सुप्रीम पावर वाली इनर स्पिरिचुअल पावर थी और उस समय उसको द सन ऑफ रिकारनेशन के नाम से जाना जाता था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और काफी ज्यादा टैलेंटेड था। और उसने अकेले ही अपने स्वॉर्ड का यूज करके फॉर्मर डीमन एम्परर को भी मार दिया था, जिसके बाद ही ये सदियों चलने वाला बैटल शुरू हुआ था। और इसके बाद वो कहते हैं कि भले ही वो इस बैटल में हार गया था लेकिन उसने मरने से पहले डीमन एम्परर को काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद 3000 सालों में उसके जैसा जीनियस कोई भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसके मरने के 3000 साल बाद फिर से रिकारनेशन वर्जिन फिर से अर्थ पर वापस आई थी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कायर है, जिसके पास में लेजेंडरी 100 पॉइंट वाली इनर स्पिरिचुअल पावर है। अब इस बात के पता चलने की वजह से कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो क्वीन शिफेंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में पूरा यकीन है वही रिकारनेशन वर्जिन है। इस पर क्वीन शिफेंग हाँ कहता है। अब इस बात की वजह से कमांडर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो क्वीन शिफेंग से कायर के बारे में कोई भी बात नहीं बोल पाते हैं। इसके बाद क्वीन शिफेंग कमांडर से कहता है कि हो सकता है कि कायर सन ऑफ रिकारनेशन के अधूरे काम को पूरा कर सके, इसीलिए क्वीन शिफेंग को ऐसा लगता है कि कायर ही वह लाइट है जो कि सदियों से चले आ रहे इस अंधेरे को खत्म कर सकती है। अब इस बात को सुनकर कमांडर अपने बेटे और उसके वाइफ के बारे में सोचने लगता है जो कि बहुत समय पहले बैटल में मारे गए थे, और अब इस बात को याद
करके कमांडर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इसी चीज की वजह से हान ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसकी वजह से वो हमेशा ही दुखी रहने लगा। लेकिन अब कैर के बारे में जानकर उसके अंदर एक नई उम्मीद आ गई थी, और इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या हम इस कभी न खत्म होने वाले बैटल को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद कमांडर कुंसू फेंग से कहने लगते हैं कि तो तुम कैर को ट्रेन क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी उसको अपने पावर के बारे में अंदाजा नहीं है, जिसकी वजह से वो इसमें लापरवाही कर सकती है। और कहते हैं कि अगर उसने अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल करना और यूज करना नहीं सीखा तो वो फिर बैटल फील्ड के अंदर वॉरियर को लीड कैसे कर पाएगी। लेकिन हम वहीं पर कुंसू फेंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास लग रहे थे, और इसके बाद वो कमांडर से कहता है कि तुम इसके बारे में नहीं समझ पाओगे। और इसके बाद वो कहता है कि कैर के पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने रिकार्नेशन बनने के लिए अपने सारे चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया है। अब कुंसू फेंग के इस बात की वजह से कमांडर उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जिसे मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि इस अंधकार को मिटाने के लिए उसके पास में उसकी लाइफ है, साथ ही साथ वो इतने ज्यादा टैलेंट और पावर के साथ में जन्म ली है, जिसकी वजह से वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरीके से काबिल है। लेकिन हम देखते हैं कि कमांडर के गुस्सा होने के बाद भी कुंसू फेंग शांत होते हैं, और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हमने कभी भी वॉरियर के अंदर के बात को सुना है, और कहते हैं कि उनको क्या करना है और उनको क्या बनना है उसके बारे में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। अब इन सभी बातों को बताते हुए कुंसू फेंग इमोशनल हो जाता है, और कहते हैं कि डेस्टिनी के नाम पर हमने उससे डेस्टिनी को चुनने का अधिकार छीन लिया है। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। इसके बाद वो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें रिकार्नेशन के ब्लेड को बनाना होगा, और इसको करने के लिए कैर के जन्म से ही असेसन टेम्पल ने उसके साथ में काफी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, जिसमें उसे सबसे पहले सर्कुलेशन के 6 रास्तों से गुजरना पड़ा, और ऐसा करने की वजह से कैर ने अपने सभी 6 सेंसेस को भी खो दिया, जिसकी वजह से लगभग उसके सारे इमोशन खत्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि कैर के दिल में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार वो बहुत समय पहले जब हाउसियान से मिली थी तब उसे हाउसियान काफी ज्यादा पसंद आ गया था। इसके बाद हम कमांडर को देखते हैं जो कि इन सभी बातों के बारे में सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अब इनको रियलाइज हो गया था कि कैर किन कंडीशन से होकर गुजरी है। और इसके बाद कुंसू फेंग कमांडर से कहते हैं कि अगर कैर ने आज ऐसी छोटी सी गलती कर भी दी है तो अब उसके लिए हमें उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली दोषी तो हम हैं जिन्होंने उसके साथ में इतना ज्यादा बुरा किया। इसके बाद हम कमांडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास हो गया था, और इसके अलावा उनको हान के साथ में किए गए गलती का भी एहसास हो गया था, क्योंकि जब हान हाउसियान के साथ में बैटल में हार गया था तो अब उसने हान से हाउसियान का गुलाम बन जाने को कहा था। लेकिन इस बात की वजह से हान अपने ग्रैंडफादर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसको दूसरे वॉरियर के साथ में कंपेयर कर रहे थे। अब इन सभी बातों की वजह से कमांडर को काफी ज्यादा पछतावा होने लगता है, और इसके बाद वो कुंसू फेंग से कहते हैं कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे मैं देख लूंगा। और इसके बाद वो कुंसू फेंग से कैर को अच्छे और बुरे के फर्क को बताने और उसे पावरफुल बनाने को बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम कुंसू फेंग को देखते हैं जो कि इस समय काफी ज्यादा उदास होता है। इसके बाद कमांडर सभी सोल्जर को यहाँ से वापस चलने को बोलते हैं और बताते हैं कि ये मैटर सॉल्व हो चुका है, इसीलिए अब इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इसके बाद हम अगले सीन में कार को देखते हैं जो कि हाउसियान के कमरे में होती है, लेकिन हाउसियान यहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से कार उदास हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर कार का एक सेक्रेटरी गार्ड आता है और बताता है कि ये हुआ और लिसिन भी हाउसियान को चारों तरफ खोज रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी भी हाउसियान के बारे में पता नहीं चला है। अब इन सभी बातों को सुनकर कार तुरंत ही यहाँ से हाउसियान को खोजने के लिए निकल जाती है। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में भी कार से मिलने के लिए जा रहा था। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियान जख्मी होने के बाद भी कार से मिलने के लिए निकल गया था, जिसके दौरान उसे कार के साथ में बिताए हुए पल याद आ रहे थे। इसके बाद हम कार को देखते हैं जो कि हाउसियान को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और इसके बाद वो हाउसियान को खोजने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो कि कार के ख्यालों में इस कदर खोया था कि उसे ऐसा लगने लगता है कि कार उसके सामने खड़ी है, और हाउसियान जैसे ही उसे टच करता है वो वहाँ से गायब हो
जाती है। तभी हाउसियान के पास में एक फायरफ्लाइज आती है। अब इसको देखकर हाउसियान के अंदर फिर से जान आ जाती है और इसके बाद वो इसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम कार को देखते हैं जिसे एक फायरफ्लाइज नजर आती है। अब इसकी वजह से कार को हाउसियान की बात याद आने लगती है जिसने कहा था कि ये हमेशा ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसके बाद कार उस फायरफ्लाइज को उड़ा देती है और इसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ हम हाउसियान को देखते हैं जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानता और उस फायरफ्लाइज का पीछा करता रहता है। अब इसका पीछा करते करते हाउसियान उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो कार से पहली बार मिला था और वो फायरफ्लाइज को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिरने लगता है। लेकिन अभी भी हाउसियान कार के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से उसे उस फायरफ्लाइज के अंदर कार दिखाई देने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर कार भी आ जाती है और वो हाउसियान को बचाने के लिए वहाँ से कूद जाती है। अब कार को यहाँ पर देखकर हाउसियान काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी कार हाउसियान को पकड़ लेती है और अब वो दोनों एक साथ में नीचे गिरने लगते हैं। तभी कार का नकाब उसके चेहरे से हट जाता है। इसके बाद हाउसियान कार से माफी मांगता है क्योंकि आज भी वो यहाँ पर देरी से आया था। इस पर कार उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम शैडो मास्टर को देखते हैं जो कि क्विंसू फैंग के पास में आता है और इसके बाद वो उनको बताता है कि कायर ने हाउसियान को सेफ तरीके से उसके घर पर पहुंचा दिया है। तभी क्विंसू फैंग यांग के कंडीशन के बारे में पूछता है। इस पर वो क्विंसू फैंग को बताता है कि वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उसको पूरी तरीके से हील होने में कुछ दिनों का टाइम लगेगा। इसके बाद क्विंसू फैंग शैडो मास्टर से कहता है कि असेसन टेम्पल और वॉरियर टेम्पल के बीच में काफी अच्छा रिलेशन है, तो इस मैटर की वजह से कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद वो कहते हैं कि यांग भी काफी ज्यादा अच्छा वॉरियर है, जिसकी वजह से वो भी इंसानों का एक उम्मीद है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो हीलिंग टेम्पल के मास्टर को यहाँ पर ले आने को कहता है क्योंकि वो इसकी मदद से यांग को हील करना चाहते थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम पैसे के बारे में चिंता मत करना, मैं अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हूँ। अब इस बात पर शैडो मास्टर मान जाता है। तभी क्विंसू फैंग शैडो मास्टर से पूछता है कि तुम तो लंबे समय से कार के साथ में रह रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें हाउसियान के बारे में काफी अच्छे से पता होगा। और इसके बाद वो इसके बारे में पूछने लगता है। इस पर शैडो मास्टर उसे बताता है कि हाउसियान वॉरियर के रूप में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बहादुर है, जिसकी वजह से वो अपने साफ दिल का यूज करके अपने से भी काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर को हराने का क्षमता रखता है। क्योंकि जब कार असेसन टेम्पल से भागी थी तब काफी सारे डीमन उसका पीछा करने लगे थे, जहाँ पर हाउसियान ने अपनी जान की बाजी लगाकर कार को बचाया था। इसके बाद वो बताते हैं कि इसी के बाद कार रिकारनेशन वर्जिन ट्रायल के लिए मान गई थी। इसके बाद वो बताता है कि कार का हाउसियान के साथ में काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन है, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उसे कार के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हाउसियान अभी भी मानता है कि कार एक अंधी और ऑर्डिनरी गर्ल है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाउसियान कार के बारे में सिंसियर है। अब इस बात पर क्विंसू फैंग कहता है कि कार के लिए ये रिलेशनशिप अंधकार में एक लाइट की तरह है, लेकिन वो हाउसियान और कार के रिलेशन को पागलपन मानता है। और इसके बाद वो कहता है कि आने वाले समय में इसके कुछ ऐसे परिणाम होंगे जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। इसके बाद क्विंसू फैंग कहता है कि ये सारी गलती कार की है, जिसकी वजह से असेसन हॉल जिम्मेदार है। और इसके बाद वो शैडो मास्टर से कार के साथ में रहने को कहता है और उन दोनों के ऊपर नजर बनाए रखने को कहता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कार हाउसियान को लेकर उसके रूम पर आ गई थी, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हाउसियान बेहोश था, जिसकी वजह से कार उसके पास में रहकर उसका ख्याल रख रही थी। इसके बाद कार यहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि हाउसियान बेहोशी की हालत में ही कार के हाथ को पकड़ लेता है। इस पर कार उसे सोने को बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हाउसियान सपना देखने लगता है जहाँ पर वो इस वक्त ओडिन माउंटेन के पास में था, लेकिन तभी अचानक से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर हाउसियान खुद को इस अटैक से किसी भी तरीके से बचा लेता है और इसके बाद वो आ रहे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अभी यहाँ पर सिंग्यून आता है और वो यहाँ पर हाउसियान के टेस्ट को लेने के लिए आया था, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया था कि हाउसियान एक लेवल 5 वाला वॉरियर बन चुका है। अब अपने फादर को यहाँ पर देखकर हाउसियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्यून सिर्फ यहाँ पर हाउसियान के टेस्ट को लेने के लिए आया था और इसके बाद वो हाउसियान को रेडी हो जाने को कहता है। अब इस बात को सुनकर हाउसियान फाइट के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो सिंग्यून के ऊपर
ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सिंगुन के स्वॉर्ड चलाने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वह हाउसियान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। और उसे यह भी पता चल जाता है कि हाउसियान को अभी भी लिक्विड स्पिरिचुअल पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हाउसियान इस पर ध्यान नहीं देता और वो सिंगुन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन सिंगुन हाउसियान के सभी अटैक को रोक देता है और इसके बाद वो हाउसियान के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हाउसियान एक अलग जगह पर आ जाता है। इसके बाद हाउसियान के फादर उसे बताते हैं कि तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को पानी की तरह बहते हुए इमेजिन करना होगा, और इसके बाद वो हाउसियान को इसके बारे में और भी कई सारी बातें बताते हैं। अब हाउसियान अपने फादर के कहे हुए बातों को फॉलो करने लगता है और इसके बाद वो अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर लेता है और इसके बाद वो एक अटैक करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। अब इसको देखकर उसके फादर उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि हाउसियान लेवल 5 वाला सबसे यंगेस्ट वॉरियर कहलाने के लायक है। इसके बाद हाउसियान अपने फादर से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द लेवल 7 पर भी पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि आपके साथ मैं आ पाऊं। इस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझको तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन लेवल 5 सिर्फ तुम्हारे जर्नी का एक शुरुआत है। इसके बाद सिंगुन अपने विंग को निकाल लेता है और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि जब तुम लेवल 6 पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें भी ये स्पिरिचुअल पंख मिल जाएंगे, जिसकी मदद से तुम भी उड़ पाओगे। इसके बाद वो बताते हैं कि जब तुम लेवल 7 पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें लाइट की बॉडी मिल जाएगी, और जब तुम लेवल 8 पर पहुंच जाओगे तब तुम्हारी स्पिरिचुअल एट्रूलर बॉडी बाहर आ जाएगी, जिसका यूज करके तुम इविल डीमन को मार पाओगे। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसके फादर उसे बताते हैं कि अगर तुम लेवल 9 पर पहुंच जाओगे तब उसके बाद तुम एक गॉड बन जाओगे। तभी यहाँ की सभी जगह टूटने लगती है और इसके बाद वो हाउसियान से कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ तक पहुँचोगे, लेकिन तुम इस बात को याद रखना कि तुम हमेशा ही मेरे प्राइड रहोगे। और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अब इस बात की वजह से हाउसियान उदास हो जाता है और इसके बाद वो अपने फादर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हाउसियान नींद से जाग जाता है, जहाँ पर उसे कार का छोड़ा हुआ मैसेज मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता मत करना, क्योंकि जब तुम फाइनल मैच में आओगे तब मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। लेकिन तभी वो देखता है कि ये हुआ उसके पास में बैठा हुआ है। अब इसके डरावने शक्ल को देखकर हाउसियान काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।